नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। देखिए, तैयारी करना अपने आप में किसी आंदोलन से कम नहीं है। और उसमें भी अगर आप अपना कीमती समय दिन भर यूट्यूब पे लड़ाई मारपीट गाली गलौज की वीडियोस, कंट्रोवर्सी की वीडियोस, काला सच वाली वीडियोस देखने में बर्बाद कर रहे हो, तो आप अपने करियर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक जेन्युइन स्टूडेंट के पास, एक मेहनती स्टूडेंट के पास इतना समय है ही नहीं कि वो अपने करियर की चिंता छोड़ के दूसरी लोगों का काला सच जाने। इतना समय जेन्युइन बच्चे के पास है ही नहीं मेरे दोस्त। तो ये सब हटाइए, केवल पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई करिए। और ये जो चैनल है हमारा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे केवल पढ़ाई की बात होती है मेरे दोस्त। 1000 से ज्यादा वीडियो हमारे इस मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर हैं, लगभग 986 वीडियोस है। एक भी सिंगल वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं जो स्टूडेंट से इतर हो। 98% कंटेंट इसमें पढ़ाई वाला है, 2% कंटेंट स्ट्रेटजी हो गया, किसी एग्जाम की डेट आ गई, ये सब आपको बता देता है। अगर आप चैनल के शॉर्ट्स में भी जाओगे तो पहली बार हम भारत में वो अकेले टीचर हैं जिसने मैथ्स को शॉर्ट्स फॉर्मेट में, रील फॉर्मेट में पढ़ाना शुरू किया है। ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी की ये सब क्या, ये सब पढ़ाई की है मेरे भाई। ये एनटीपीसी की शॉर्ट्स रील्स हैं ये, लेकिन इसमें हम गणित सिखाते हैं मेरे दोस्त। इसी तरीके से ये लॉन्ग वीडियोस 98% से ज्यादा है बच्चों का कंटेंट है पढ़ाई लिखाई का। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, रेलवे में नौकरी पौकरी लगाइए, इन सब चक्करों में मत पड़िए, ठीक है जी। चलो, मैं पहले बता चुका हूं कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर बहुत शॉकिंग तरीके से होगा। अचानक से एग्जाम डेट आएगी मेरे भाई, समय मिलेगा नहीं, फिर आप इतनी हड़बड़ाहट में परेशान होते फिरोगे, फिर खुद को कोसोगे। काश मैं समय रहते पढ़ लिया होता तो शायद ग्रुप डी में लग जाता। तो काश मेरे प्यारे भाई आप ना लगाओ अपनी जिंदगी में, इसलिए पढ़ाई करिए। हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, बीच में हमारे कई दिन खराब हो गए मेरे दोस्त, दोबारा से शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 8 जो है आज हम रेलवे ग्रुप डी के बच्चे के लिए सॉल्व करेंगे। 7 प्रैक्टिस सेट हम अब तक करवा चुके हैं और इन सभी की प्लेलिस्ट यहां पर बनी हुई है। देखेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट की ये प्लेलिस्ट यहां पे बनी हुई है। मैंने बोला है कि मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, चैप्टर वाइज क्लासेस भी लगेंगी मेरे भाई। इसके बाद में रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए स्पेशली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा मेरे भाई। मैंने इनका कंटेंट रेडी कर लिया है, कंटेंट मैंने पूरा रेडी कर लिया, मैं इनकी जो है रिकॉर्ड करके आपको क्लास दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज का प्रैक्टिस सेट। सवाल नंबर 1, कॉपी पेन लो और सॉल्व करिए। ए और बी किसी काम को 2 लोग हैं मेरे भाई, और ए 36 दिन में काम कर सकता है, बी 48 दिन में। 12 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, बचे काम को सी से 10 दिन में किया गया। ए और सी एक साथ मिलकर ओरिजिनल काम का 62.5% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। बढ़िया सवाल मेरे भाई। देखिए बच्चों, 2 लोग हैं ए और बी। ए काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा मेरे भाई, 36 और 48 का एलसीएम, टोटल वर्क हो जाएगा 144। पता होना चाहिए मेरे भाई, है ना। 144 72 से, 36 से, 48 से, 24 से, 16 से सबसे कटता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 36 चौका। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 48 दिया। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3। अब बोला है दोनों ने मिलकर 12 दिन तक एक साथ काम किया। अच्छा, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे मेरे प्यारे भाई, 84 84। तो अगर 144 में से 84 काम हो गया तो बचा काम कितना, फिर 60 यूनिट काम बाकी है, 60 वर्क जो है बाकी है। इस बचे काम को सी ने 10 दिन में पूरा किया, यानी कि सी 60 यूनिट काम 10 दिन में करता है। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, 6 यूनिट। सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। ये निकालना बहुत जरूरी था कि सवाल में ये बोला गया है कि ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 62.5% कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क 144 है, टोटल वर्क कितना, 144। अब 144 का 62.5% क्या होगा,
देखिए 12.5% बच्चों होता है 1/8 और 62.5% होगा 5/8। 62% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। ये काम करना है, कौन लोग मिलकर करेंगे? ए और सी मिलकर। अच्छा, ए की एफिशिएंसी तो 4 है, मैंने सी की एफिशिएंसी निकाली है कि सी की एफिशिएंसी 6 है, तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। 4 × 6 10 एफिशिएंसी के साथ। 10 एफिशिएंसी के साथ ये काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 10। 8 से 144 18 बार जाएगा, 18 पंजे 90 को 10 से भाग करेंगे यानी कि 9 दिन। तो ए और सी मिलकर ओरिजिनल वर्क का 62.5% 9 दिन में करेंगे। पहला ऑप्शन आंसर है। देखिए बढ़िया सवाल है, कई स्टेप्स इस सवाल में आपको करने हैं। ठीक है, आगे ना समझ में दोस्त, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2। सवाल है ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्टर एसी को डी पर मिलता है। ओके, AB 16 सेंटीमीटर है, BC 9.6 सेंटीमीटर है, AC 22.4 सेंटीमीटर है। तो पूछा है AD की लंबाई क्या होगी। हमें एंगल बी का बाइसेक्टर खींचना है ना मेरे भाई। देखिए एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके से। ये बच्चों मैंने आपके सामने ना एक त्रिभुज बना लिया। चलो हम इस तरीके से त्रिभुज बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है। आप बोलोगे जी सर, यहां मेरे भाई साइड AB की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई कितनी है? 9.6 सेंटीमीटर है। और AC की लंबाई कितने मेरे भाई? साइड AC की लंबाई है 22.4 सेंटीमीटर। AC की लंबाई 22.4 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर। अब हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल बी का बाइसेक्टर AC को D पर मिलता है। तो हमने जब ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये भुजा AC को यहां मिल रहा है पॉइंट D पर। आप बोलोगे जी सर। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये AD की लंबाई क्या होगी। देखो यहां लगेगा आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरामिड, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल बी बनाने वाली साइड कितनी है? 16 है, 9.6 है। तो यहां ये जो एंगल बी बनाने वाली साइड का रेशियो कितना है? ये एक साइड 16 है, 9.6 है, तो रेशियो कितना आएगा? अगर आप डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 हो जाएगा मेरे भाई। ये किससे चला जाएगा? 32 से। 32 पंजे 160, 32 तिया 96, 5:3 आ गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो BD है, ये अपोजिट साइड को भी 5:3 में ही डिवाइड करेगा। आगे मेरी भाई बात समझ में? ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जो एंगल बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है, ये कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को उसी रेशियो 5:3 में डिवाइड करेगा। तो मुझे बताओ ये साइड पूरी AC कितनी है? 5 और 3 8 यूनिट। ये 8 यूनिट है। 8 की वैल्यू कितनी है? 22.4 सेंटीमीटर। कितने गुना? 8 दूनी 16, 6 अट्टू मट्टू 64, 2.8 गुना है मेरे भाई। पूछा AD की लंबाई है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 2.8 से गुणा करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो AD की लंबाई 14 सेंटीमीटर, और ये सवाल का आंसर है। कहां गया रे? बी ऑप्शन ठीक है। कर लोगे, यानी कि केवल आपको सीधा कॉन्सेप्ट पता हो तो सवाल तो कोई भी बच्चा कर लेगा। तीसरा देखो, सवाल एग्जैक्ट रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है मेरे भाई, ट्रिक सीधी लगेगी। एक टेबल है, एक झूला है, दोनों में से प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया, यानी कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। टेबल को भी और झूले को भी दोनों को सेम दाम पर बेचा गया। लेकिन बेचने से हुआ क्या कि एक मेज पर तो 8% लाभ हुआ, झूले पर 8% लॉस हुआ। तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। ओवरऑल कितने का? 8 का स्क्वायर बटे 100% का आपको हमेशा लॉस होगा। 64/100 यानी कि 0.64% का ऑलवेज लॉस होता है। पहला ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलेंगे। यह भी ग्रुप डी के पेपर का सवाल है प्यारे बच्चों। अगर ब्याज की गणना क्वार्टरली कंपाउंड बेसिस पे की जाती है, तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज की गणना की जाती है, तो 40,000 रुपए की राशि पर
40% ब्याज की दर से 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ना पागलों की तरह रट्टा लगाते हैं, रट्टा नहीं लगाना, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। आप कीवर्ड्स देखो मेरे प्यार भी। समय कितना है? 1 साल। समय कितना है दोस्त? 1 साल। प्रिंसिपल कितना है? 40,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 40%। ठीक है, ब्याज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हर 3 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बताओ, समय 1 साल है, 12 महीने। अगर हम ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, 3 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, तो 3-3 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 12 महीना हो गए 1 साल। बताओ बच्चों, अगर ब्याज 1 साल यानी कि 12 महीने में 40% है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 साल। 3 महीने का मतलब 1/4 साल। तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे भाई? 10%। 40/4 10%, है ना। अगले 3 महीने में 10%, फिर 10%, लास्ट 3 महीने में 10%, यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10 10 10 10 का सक्सेसिव मिलेगा 4 बार मेरे भाई। क्लियर है? और आपको पता है 10 तो स्टैंडर्ड रेट है। अगर 10%, 10%, 10%, 10% कंपाउंड हो रहा है मेरे प्यार भी, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 46.41%। याद होना चाहिए दोस्तों, ये याद होना चाहिए मेरे भाई। 10 10 10 10 का 4 बार सक्सी, 46.41% ये ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए का 46.41% आपको निकालना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। देखिए भाई, परसेंटेज से अपन लोग 2 जीरो काटेंगे, डेसिमल से यहां पर ये 2 जीरो काटेंगे, 4 से गुणा करेंगे मेरे भाई। ठीक है जी। देखो ये 28,000 तो नहीं आने वाला, यानी कि ये वाला आंसर, ये भी आंसर नहीं, इन दोनों में से आंसर है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 आंसर लिख, 4 छिक 24 है भाई, 25 5, 4 चौक 16 तो 18564, यानी कि ये सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक उत्तर है भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात खत्म। आगे, यदि 0.372, देखो 0.372 के ऊपर बार है, बराबर x/y है, जहां x और y को प्राइम है, तो पूछा x + y का मान क्या होगा। बताइए भैया, आपके पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन है, कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भैया इसको करे बिना आपकी नौकरी लग जाएगी। और मैं ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल उठा के करा दे रहा हूं, सवालों का कोई अंत थोड़ना है रेलवे के पेपर्स के लिए। मैं तो वही छांट के करा रहा हूं जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते जी। देखो, इसको पहले भिन्न में बदलना होगा। x/y कैसे बदलते हैं? देखिए, यहां 3 के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 1 0। यह है 372। 372 में 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 इसमें से घटा दीजिए। यह कॉन्सेप्ट होता है। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 369/990। 369/990। भाई हमें तो लग रहा है 9 से कट जाएगा। 9 से कट गया मेरे प्यारे भाई 41 बार, और 9 से कट गया 110 बार। बहुत बढ़िया, यही x/y है बेटा, क्योंकि आगे ये कटेगा नहीं, आगे कटेगा नहीं। तो x की वैल्यू 41 है, y की वैल्यू 110 है। पूछा x + y, 41 + 110 151 आंसर आ गया भाई। 151 इसका आंसर हो गया। कोई तकलीफ इसमें नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6 बनाओ दोस्त। If the selling price of bed is 3 times of initial, then the profit is 8 times of initial. Find the initial profit percentage बताना है। देखो क्या गजब सवाल है ये। रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएट में भी और जो अंडर ग्रेजुएट हो रहा है 100 बार आ चुका है ये सवाल। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, उसका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। मान लो इस पेन को मैं 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचने लगूं, सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दूं, तो मैं ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मेरी जेब में 2 रुपए ज्यादा आएगा, तो मेरा मुनाफा भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज, यही है। अब सेलिंग प्राइस एक बेड का, बिस्तर का 3 गुना हो गया। यानी कि अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, तो अब 3 एसपी हो गया। यानी कि सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? 2 टाइम्स ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? दुगना।
तो प्रॉफिट 8 गुना हो गया, यानी कि प्रॉफिट अगर पहले पी था तो प्रॉफिट 8 पी हो गया मेरे भाई। तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे दोस्तों, 7 टाइम्स, 7 पी बढ़ गया प्रॉफिट। आप बोलोगे हाँ सर, तो दिस शुड बी इक्वल इक्वल होना चाहिए, आप बोलोगे यस सर। सेलिंग प्राइस में जो जितना चेंज हुआ प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ा होगा। तो यहां से सेलिंग प्राइस, मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस है एसपी, प्रॉफिट पी है, तो वस्तु के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 2 उधर चला जाएगा, 7/2। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रारंभिक प्रॉफिट परसेंटेज। देखो लाभ प्रतिशत सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हमने किसी सामान को 7 रुपए का बेचा और हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने 7 रुपए का बेचा, तो सीपी कितना होगा, 5 रुपए। 5 रुपए पे 2 रुपए का फायदा होगा, तभी तो 7 में बिकेगा। तो प्रॉफिट कितना है, 2/5, यानी कि 40%। तो 40% प्रॉफिट, और यही आंसर है मेरे भाई। तीसरा ऑप्शन यहां से करेक्ट है एकदम। आगे चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7 रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, किस वार्षिक ब्याज की दर से जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है 57,600 रुपए 72,900 बन जाएंगे एक साल में। गजब मेरे भाई, ब्याज की दर पूछे, बढ़िया सवाल। समय आपको दिया 1 साल, ब्याज अर्धवार्षिक कंपाउंड हो रहा है, बोला कितने, किस ब्याज की दर से 57,600 रुपए 72,900 बन जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, समय 1 साल है, आप बोलोगे जी सर समय 1 साल है और ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। क्या हुआ मेरे भाई, 12 महीने में आपके 57,600 रुपए, 12 महीने में 57,600 रुपए 72,900 रुपए बन गए। 12 महीने यानी कि 1 साल में, 1 साल यानी कि 12 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया, 1 साल में 12 महीने में। तो 6 महीने में क्या होगा कि पैसा हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 6 महीने में क्या होगा, इसका अंडर रूट ले लीजिए। अगर 12 महीने में 57,600 रुपए 72,900 रुपए बन गए, तो 6 महीने में आपका पैसा कितने गुना हुआ, आधे टाइम में कितने गुना हुआ, अंडर रूट लेना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 729 का अंडर रूट 27, 576 का अंडर रूट मेरे दोस्तों यहां पर 24, ये 3 से कट गया मेरे प्यारे भी, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, यानी कि 9/8 गुना। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर 6 महीने में आपका पैसा 9/8 गुना होगा, हर 6 महीने में 9/8 गुना का मतलब 8 रुपए 9 बन जाएंगे। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 1/8, 8 पर 1 ब्याज मिलेगा 12.5%। तो 12.5% ब्याज, बहुत सारे बच्चे जो जोश में 12.5% आंसर लगा देंगे, आंसर नहीं है ये 12.5 भैया, ये तो हर 6 महीने में 12.5% ब्याज है, हर 6 महीने में 12.5 का सक्सेसिव हुआ है। तो ब्याज की दर तो सालाना पूछी है, ब्याज की दर तो वार्षिक पूछी है, हर 6 महीने में 12.5% ब्याज है। तो सालाना ब्याज की दर कितनी है, 12.5 गुना 2, 25% पर एनम ब्याज की दर है। यहां जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 12.5 का सक्सेसिव मिला है। बड़ा बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 8 करिए बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 नंबर दिए, इन तीनों को डिवाइड करने पर ईच केस में 11 रिमाइंडर आए। देखो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2987 को डिवाइड करूं तो 11 शेषफल बचे। तो अगर मैं इसमें से 11 घटा दूं, यानी कि 2976 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे 3755 को डिवाइड करूं तो 11 शेषफल बचे। तो अगर 3755 में से 11 घटा दूं तो 3744 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा मेरे भाई। वो सबसे बड़ी संख्या है कोई जिससे 4331 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 11 घटा दूं, यानी कि 4320 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी कि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि वो संख्या होगी प्यारे बच्चों इनका HCF। क्या होगी संख्या, इनका HCF। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से HCF निकालना है मेरे भाई, और मैं सीधा ऑप्शन से देख सकता हूं। देखो 90 तो HCF होगा ही नहीं बिल्कुल भी, कि 90 ना इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है। अब HCF निकालने का तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए आप ना जो सबसे नजदीक के नंबर उनका डिफरेंस ले लो, आप इनका डिफरेंस लो मेरे भाई।
तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और 12 में 7 गया 576, ये डिफरेंस आ गया। यानी कि इनका HCF या तो 576 होगा इन तीनों संख्याओं का, या 576 का कोई बच्चा होगा। 576 92 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी, 94 से डिवाइड नहीं होता। 576 96 से डिवाइड होता है, 96 छिक्का 576, यानी कि यही HCF हो सकता है 96, और यही सवाल का आंसर भी है। बात खत्म। तो ये सवाल ऑप्शन से उड़ाने वाला है भाई। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 9। MN के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब समझते हैं MN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है उल्टा अनुपात। M का जो अनुपात होगा N का अनुपात उसका उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स। सवाल कह रहा है कि भाई अगर M 18 है तो N का मान 21 है। ठीक है, चलो बात समझ गए। बोल रहा है अगर N 27 है तो M का मान क्या होगा। देखिए बच्चे, M N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। M का मान पहले कितना था 18, M का नया मान क्या होगा मेरे प्यार भी। आप बोलोगे जी सर ये M का रेशियो देखो, पहले N का मान कितना था 21 था, अब N का मान कितना है 27, तो उल्टा रेशियो लेना है N का मेरे प्यार भी को, कि M N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। N की वैल्यू बाद में कितनी है 27, पहले कितनी है 21। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा, ठीक है। M का मान पहले 18 था, M का मान क्या है ये पूछा है, N का रेशियो रिवर्स लेना है, 27 पहले और 21 मेरे दोस्तों नीचे। क्लियर है, ठीक हो कि MN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिवर्स रेशियो में होंगे। आप बोलोगे जी सर इसमें कुछ है ही नहीं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से 21 आपका 7 बार जाएगा भाई, 7 दूनी 14। तो ये आपका M की जो नई वैल्यू है 14 आ गई, और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, कुछ भी नहीं सवाल में। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 10। किसी वस्तु को 3471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। भाई आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन वो तभी निकाल पाओगे जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कभी भी ऐसा सवाल आए भाई एक सामान को 3471 रुपए में बेचने पर उतना ही परसेंट प्रॉफिट होता है जितना 2577 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंटेज है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सीपी को ही बेस मान के निकाले जाते हैं। अगर परसेंटेज सेम है यानी कि प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा, यानी कि 3471 में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है जितना 2577 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है। तो ऐसे हर एक सवाल में सीपी जो होगा इनका एवरेज होगा, जोड़ के आधा कर दो, केवल 3471 प्लस 2577 बटे 2। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, जहां सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो रहा है। 3471 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 2577 में बेचने से लॉस है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर कितना आएगा भाई, 8 7 7 14 4 हासिल 1, ठीक है। अब ये 25 1 26, 26 और 34 हो जाएगा जी आपका 60, और बटे 2 करेंगे 3024 आ गया। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 3024 रुपए। आप बोलोगे जी सर बोला 25% लाभ कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर इस पे हमें 25% प्रॉफिट कमाना है तो किस दाम पर बेचना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, इसका 25% क्या आएगा भाई 1/4, 1/4 मतलब 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 ही आएगा। तो 3700 और 24 56 80, ये तो बहुत आसान है, 3780 रुपीज सवाल का आंसर आ गया। क्लियर है दोस्त, बात खत्म, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 11। ट्रायंगल एबीसी में डी साइड बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एंगल एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है। सीए 15 है, सीडी 9 है, सीबी क्या है। देखो पहले हम चित्र बना लेते हैं मेरे भाई। हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, ये रहा मान लो ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अच्छा बीसी पर पॉइंट लेना है ना, तो बीसी नीचे बना लेते हैं बीसी को। ये रहा प्यारे दोस्त ट्रायंगल एबीसी। सवाल में कहा गया है कि साइड बीसी पर एक पॉइंट डी ऐसा है कि एंगल एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है।
यानी कि अगर आप इसको मिलाएं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की बात है। ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है कि ये जो एंगल एडीसी अगर थीटा है तो ये एंगल बीएसी मेरे दोस्तों, ये एंगल भी थीटा है। आप बोलोगे जी सर, ये वाला एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल बराबर है, ये थीटा है मेरे दोस्तों, तो ये एंगल एडीसी ये भी थीटा है। सवाल में बोला है सीए 15, सीए की लंबाई 15 है, ठीक है। सीडी 9, सीडी की लंबाई आपका 9 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है सीबी, सी से बी तक की लंबाई आपसे पूछी है, बताइए। समझ ही नहीं आएगा कि ये सवाल कैसे स्टार्ट करें कैसे खत्म करें। देखो ये सवाल ना सिमिलरिटी का है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया जाए, एक एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, तो यानी कि सिमिलरिटी का सवाल है मेरे भाई। देखो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाएं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज कैसे सिमिलर बन जाएंगे। टफ सवाल है, आसान सवाल नहीं है। थीटा एक तो बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, थीटा आ रहा है ट्रायंगल एडीसी में। ध्यान सुनेगा, इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये रहा, आप बोलोगे जी सर ये रहा बड़ा वाला ट्रायंगल, और मेरे दोस्तों एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में थीटा आ रहा है, इन दोनों में थीटा आ रहा है। एक जो मैंने येलो किया है और दूसरा मैंने जो ग्रीन किया है, इन दोनों ही ट्रायंगल में थीटा आ रहा है। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है भाई। बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है, एडीसी में ये थीटा है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल सी कॉमन बनना है, यानी कि इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर, और बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल होना चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए, सिमिलर बन गए, है ना। और जब सिमिलर बन गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बीसी निकालना है, तो बीसी पे ध्यान दो। बड़े ट्रायंगल में थीटा है, थीटा के सामने की साइड ये बीसी है पूरी, बीसी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां देखिए बड़े छोटे ट्रायंगल में देखो एडीसी में थीटा है, थीटा के सामने 15 है, थीटा के सामने 15 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बड़े ट्रायंगल में कलवा एंगल है, कलवा एंगल के सामने 15 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एडीसी में ये कलवा एंगल है, कलवा एंगल के सामने 9 है, तो बड़े ट्रायंगल में इस कलवा एंगल के सामने 15 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने मेरे दोस्तों 9 है, बराबर कर दिया। आप बोलोगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर से 3 पंजे 15, तो बीसी की लंबाई कितनी आ गई 5 बच्चे 25। इस सवाल का आंसर है। इससे बढ़िया सवाल हो नहीं सकता मेरे भाई सिमिलरिटी पर, लेकिन हाई लेवल का सवाल है, ठीक है। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए वैसे मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे, जीडी कांस्टेबल का सवाल चलिए आपके मॉक टेस्ट में डाल दिया हमने, कौन करके बताएगा। 32 वर्कर 9 घंटे काम करके एक दिन में किसी काम को 14 दिन में फिनिश करते हैं। अगर हर वर्कर 8 घंटे पर डे काम करे तो कितने वर्कर की रिक्वायर्ड है सेम काम को 18 दिन में खत्म करने के लिए। दोस्त ध्यान से सुनो, मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, वर्किंग आवर्स भी दिए। सभी बच्चों को पता है कि वर्क कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कार्य की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, MDH। यहां आपको कुछ नहीं करना, वर्क बराबर करना है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। पहली लाइन देखिए मेरे भाई, ठीक है, सेम काम कर रहा है ना मेरे दोस्तों। 32 वर्कर्स कितने दिन में काम करते हैं, 14 दिन में काम पूरा करते हैं, 14 दिन में। पर डे कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। वर्क आ गया मेरे भाई, ठीक है। बोला उसी काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए मेरे दोस्तों। एम आपको नंबर ऑफ मैन आपको निकालना है, काम पूरा करना है 18 दिन में मेरे भाई। लेकिन अब हर वर्कर एक दिन में 8 घंटे पर डे काम करेगा। कितने पर डे, 8 घंटे काम करेंगे अगर, क्लियर है, तो इक्वल कर दिया मेरे भाई। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16 से 32 दो बार कट जाएगा, तो 14 दूनी 28 आ गया। तो हमें 28 वर्कर्स की जरूरत, और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ये सबसे आसान सवाल निकला। यस, आगे चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बताओ बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में देखो, ऐसे बतेरे सवाल रेलवे में आए थे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में, आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, कि जैसे 1/a की पावर अगर हम -n करते हैं
तो इसका मतलब है बेटा 1/a⁻n। देखो ये मेरे भाई पावर माइनस में है, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा a⁻n। ये पूरा कंसेप्ट है। यानी कि मेरे भाई ये 1/5 की पावर -4 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 4 हो गया। ये 9 की पावर 4 हो गया बच्चे। ये क्या आ गया मेरे भाई, ये 2 की पावर 4 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 की पावर 4 यानी कि मेरे दोस्तों 625 हो गया। 9 की पावर 4 बताओ क्या हुआ, ये 9 की पावर 4 आ गया मेरे भाई। हालांकि यहां तो यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हो, आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो। 5 आएगा, ये 1 आएगा, 5 और 1 6 और 6 12, ये 2 आएगा यूनिट डिजिट। ए ऑप्शन आंसर है। यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। 9 की पावर 4 क्या है बेटा, 9 की पावर 4 यानी कि 81 का स्क्वायर 6561, और 2 की पावर 4 आएगा मेरे भाई 16। ये ऐड करना, इकाई का अंक 5 और 1 6 और 6 12, एंड में 2 आएगा जो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है जी। 9 की पावर 4 यानी कि 9 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 7561, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 14 रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। चलो करो बच्चों, कैसे करिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को डाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। 12 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस 233 रुपए। एक पेन के प्राइस में 1.5 रुपए की कमी होती है, पेंसिल का प्राइस 1 रुपए बढ़ाया जाता है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल का प्राइस 48 रुपए होता है। 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल मूल्य ज्ञात करो। देखिए मैंने मान लिया कि माना एक पेन x रुपए का है और एक पेंसिल y रुपए की है। मान लीजिए कि एक पेन x रुपए का है, एक पेंसिल y रुपए की, तो पहली लाइन पढ़ो। 12 पेन और 7 पेंसिल, 12 पेन 12x के प्लस 7 पेंसिल 7y की, इनकी कीमत कितनी है, 233 रुपए। आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक पेन की कीमत 1.5 रुपए कम होते, पेन का प्राइस पहले x था, अब ये x माइनस 1.5 हो गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। पेंसिल का प्राइस 1 रुपए बढ़ता है, पहले पेंसिल का प्राइस y था, y प्लस 1 हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हुआ, 2 पेन और 3 पेंसिल कीमत कितनी होगी, 2 पेन 2 से गुणा, 3 पेंसिल की कीमत कितनी, 3 से गुणा मेरे भाई। 2 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत है 48 रुपए बराबर 48। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। अब यहां पे अगर हम देखेंगे 2x आएगा 3y आएगा, 2x प्लस 3y। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। अच्छा 2 की 1.5 में गुणा करेंगे -3, और ये प्लस का 3 कट गया। 2 की -1.5 में गुणा करेंगे -3, और ये +3 एकम 3, -3 + 3 कट गया बराबर 48, बराबर 48। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो सेकंड इक्वेशन आ गई मेरे भाई 2x प्लस 3y बराबर 48। ये सेकंड दूसरी इक्वेशन आ गई। आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोला 4 पेन और 1 पेंसिल की कीमत, यानी कि 4x प्लस 1y, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई, यही ना पूछा गया। आप बोलोगे जी। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशन बन गई, इन्हें सॉल्व करना है। देखो या तो x को सेम करो या y को सेम करो, कोई भी एक चीज सेम कर लो। x सेम करना आसान है, यहां 12x है या 2x है, तो मेरे भाई यहां 6 से गुणा कर दीजिए आप। देखो सेम हो गया, 12x 12x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12x 6 दूनी 12x घटाओ, 12x 12x कट गया, तो ये क्या आ गया 7y, ये 6 थी 18y, तो 18y और 7y का डिफरेंस 11y आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 6 की अगर 48 में गुणा करेंगे 288, 288, 288 और 233 का डिफरेंस 55 आ गया, यानी कि y की वैल्यू यहां से 5 आ गई। y की वैल्यू, क्या मेरी बात समझ में आई। मैंने यहां दूसरी इक्वेशन को 6 से गुणा कर दिया और घटा दिया, 12x 6 दूनी 12x कट जाएगा, 7y 6 थी 18y, 7y 18y का डिफरेंस 11y, 6 गुणा 48 288, 233 का डिफरेंस 55, y का मान 5 आ गया। क्लियर है। अब ये यहां पे रख देते हैं, तो 2x, y का मान 5 आएगा, 2x प्लस 15 बराबर 48, तो 2x बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 48 माइनस 15 33। ठीक है जी। देखो इसको ऐसे ही रहने दो कि आपसे 4x प्लस वाई पूछा है,
अगर 2x का मान 33 है, मान लो 2x अगर 33 है तो 4x क्या आएगा, 2 गुना 66। और y कितना है भैया, y है 5, पेंसिल 5 रुपए के, तो 66 प्लस 5 71 आंसर आ गया। तो 4 पेन और 1 पेंसिल 71 रुपए के। ये इक्वेशन आपको हल करना ही पड़ेगा दोस्त। आगे चलें, सवाल नंबर 15 देखिए। कल्पना और सुधा को एक ही एग्जाम में 621 और 522 नंबर मिले। अच्छा, अगर कल्पना को 69% मार्क्स मिले हैं तो सुधा के मार्क्स का परसेंटेज कितना है? निहायत ही आसान सवाल दोस्त, निहायत ही। देखिए, एक लड़की है कल्पना, परसेंटेज में बताना है। कल्पना को 621 नंबर मिले, कल्पना ने एक एग्जाम दिया, उसके 621 नंबर आए हैं, जबकि उसके नंबर आए कितने, 69%। 69% मार्क्स आए, यानी कि एक मार्क्स कितने के बराबर है, एक मार्क कितने परसेंट के बराबर है, 69% बटे 621, इसके बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, गलत कह रहा हूं तो बताओ। कल्पना के 621 नंबर आए, कल्पना के, और उसको 69% मिले, तो एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर पूछा सुधा के मार्क्स कितने, सुधा के मार्क्स है 522, दूसरी लड़की है सुधा। अगर एक नंबर इतने परसेंट है तो सुधा के तो 522 नंबर आए, तो 522 नंबर कितने परसेंट है भाई, 522 से गुणा, सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करो मेरे भाई, फुल मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है। कितनी बार जाएगा, देखो 70 निम्मा होता 630 बार जाता, ये एक कम है, ये 621 है, 9 बार जाएगा मेरे भाई। 69 9 जा 540 और 81, और 9 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 9 पंजे 45, 7 2 9 8 72, 58% आंसर, पहला ऑप्शन 58%। आगे चलिए, एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो? देखिए, हमारे पास ऑरेंज जूस है, हम 2 टाइप के ऑरेंज जूस को मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाते हैं। तो ऐसे सवालों में क्या लगता है, एलिगेशन का मेथड, कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ। हमारे पास एक संतरे का रस है जिसमें 25% क्वांटिटी ऑरेंज जूस की है मेरे भाई, 25% क्वांटिटी मेरे दोस्तों उसमें ऑरेंज जूस है, ऑरेंज है, क्लियर है। 25% कंसंट्रेशन 36 लीटर। अब इसको मैं जो है मिक्स किया जाता है 80% कंसंट्रेशन वाले मिक्सचर के साथ, ठीक है जी। और जो फाइनल मिश्रण बनता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 60% है, 60% है। तो किस रेशियो में लाना चाहिए, लगाइए एलिगेशन। 80 में से 60 घटाइए 20, और 60 में से 25 घटाइए मेरे दोस्तों 35। आप बोलोगे जी किससे कट गया मेरे दोस्तों, ये कट गया आपका यहां पे 5 से, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4:7 आ गया। तो 25% कंसंट्रेशन वाला कितना है, 36 लीटर। 4 की वैल्यू 36 लीटर है, 9 गुना, 7 की वैल्यू भी 9 गुना 63 लीटर। तो 80% कंसंट्रेशन वाला कितना हमको मिलाना पड़ेगा, सॉल्यूशन 63 लीटर मिलाना पड़ेगा मिक्सचर ऑरेंज जूस का। एकदम बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है। आइए, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 63 और 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु का क्या पूछे आपसे, टोटल सरफेस एरिया। समझते हैं मेरे भाई, शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। शंकु समझते मेरे भाई, ये शंकु है, ये आपका शंकु है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये शंकु की हाइट है और बच्चों ये रेडियस है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे शंकु की हाइट 63 है, 63, और यहां पे रेडियस 16 है, रेडियस 16 है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो स्लांट हाइट क्या आएगी, 16 63 65, ट्रिपलेट होता। अगर किसी बच्चे को याद ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा, इसलिए ट्रिपलेट याद होना चाहिए दोस्त, 16 63 65 ट्रिपलेट है। पाई में आंसर बताना, यहां वैल्यू रख दो, ये स्लांट हाइट आ जाएगी, ये स्लांट हाइट होती है पाई, रेडियस यहां पे 16 है, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर मतलब ये 65 प्लस 16 में जोड़ूंगा 81 आएगा। 16 गुणा 81 हमें करना है मेरे दोस्तों, तो 1296 पाई हो जाएगा। 16 के 80 में 1280, और जो है मेरे भाई 16 कम 16, 1296 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे चलो, इजी सवाल है। कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है? मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी कॉपी में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि हर दूसरी शिफ्ट में ये सवाल आ ही रहा है रेलवे के, अब तक जितने पेपर हुए। कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है? और देखिए, हर बच्चे की अलग अलग अप्रोच हो सकते इस सवाल को करने की, लेकिन सबसे कम टाइम में जो आंसर निकाल के देगा वो तरीका क्या है? एक तो ये है कि भाई आप इन सबको डिवाइड करके देखो, वो तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे दोस्त, है कि नहीं? तो मेरे भाई, रेशियो कौन सा सबसे बड़ा होगा? बड़ा कब होगा मेरे भाई? जब ऊपर बड़ी संख्या लिखी जाए और नीचे छोटी संख्या लिखी जाए, यही तो होगा दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से ऐसे ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम कंपेयर करते, देखो 33 से 51 दुगने से कम है, 33 दूनी 66 दुगने से कम है 51, 37 का दुगना 74, 74 से कम है 64। अब ये 32 का दुगना 64, 64 से बड़ा नंबर है 86। यानी कि मेरे भाई देखो, अगर आप ऊपर के दोनों ऑप्शन देखो, जैसे 33/51 लिखा हुआ है, आप बोलोगे हां जी सर, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 37/64, 37/64 ये लिखा हुआ है। हमें इनमें से देखना है, तो यहां देखो, ये 33 दूनी 66, 37 दूनी 74, नीचे जो वैल्यू दुगने से छोटी है, न्यूमरेटर के डबल से छोटा है, लेकिन यहां नंबर 32 दूनी 64 से बड़ा नंबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि छोटा हो जाएगा। यहां आपका हर नीचे वाली संख्या बड़ी कर दी, मोर देन 2 कर दी है, यानी कि छोटा हो जाएगा। इन दोनों से तो छोटा ही होगा। यहां देखो 26 दूनी 52, लेकिन 52 से बड़ा नंबर है 59, यानी कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है जो हर है दुगने से अधिक लिख दिया, यानी कि ये भी छोटा हो जाएगा मेरे भाई। इन दोनों से पहले इन दोनों रेशियो से छोटा हो जाएगा तीसरा चौथा, तो दो तो देखते ही हट गए। ये होता कंपेयर करने का तरीका, क्योंकि यहां जो संख्याएं हैं जैसे 32/86 है, तो नीचे जो संख्या यहां पर लिखी हुई है वो मोर देन 2 टाइम्स है। यहां नीचे संख्या दुगने से छोटी लिखी हुई है, 37 दूनी 74 से छोटा लिखा हुआ है 64, जबकि होना क्या चाहिए? ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए और मेरे भाई नीचे छोटा नंबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी, लेकिन आप कहोगे सर इनमें बड़ा छोटा कैसे बताएं, क्या आप डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, ये 33/51 3 से कट ही रहा है, 11/17 क्लियर है। अब देखो, इनमें आपको अगर बताना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बड़ा छोटा करने के लिए। 11 गुणा 64 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 704, और 17 गुणा 37 करेंगे तो 510 और 119, 510 में 119 जोड़ेंगे तो 629 आ जाएगा प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा है, जाहिर सी बात है दोस्त ये नंबर बड़ा है, तो ये बड़ा आ जाएगा, यानी कि 33/51 पहला ऑप्शन ही आपका सबसे बड़ा है। इससे बढ़िया तरीका नहीं है करने का। बात खत्म, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो आदमी को पार करती है। पहला आदमी 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा 10.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। इन आदमियों को पार करने में रेलगाड़ी को 5.1 और 6.8 सेकंड लगते हैं। दोनों आदमी रेलगाड़ी के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यह बात बढ़िया है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की स्पीड पूछी है। बहुत बेसिक सा और बार बार आने वाला सवाल है। मान लो दोस्त ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी चल रही है ऐसे, और रेलगाड़ी की स्पीड मैंने मान ली s किलोमीटर पर आवर। s किलोमीटर पर आवर मैंने रेलगाड़ी की स्पीड मान ली। आप बोलोगे जी आंसर क्योंकि किलोमीटर पर आवर में। अब दो आदमी चल रहे हैं रेलगाड़ी की सेम डायरेक्शन में, दो आदमी रेलगाड़ी की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक आदमी चल रहा है मेरे भाई 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है भाई, और दूसरा 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो कॉन्सेप्ट यह है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस, खुद की लंबाई क्रॉस करती है। यहां पे आपको दो केस दिए, दोनों केस से रेलगाड़ी की लंबाई को बराबर कर दो, और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में भाई रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस करके जा रही है ना, तो रेलगाड़ी की चाल आदमियों से ज्यादा होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? रेलगाड़ी पहले आदमी को पार कर रही है,
है ना। तो रिलेटिव स्पीड आएगा मेरे दोस्तों s माइनस 5.4, सेम डायरेक्शन में है। ये आ गया स्पीड, कितने टाइम में पार करते, 5.1 सेकेंड में इंटू 5.1। क्लियर है। अब रेलगाड़ी दूसरे आदमी को पार कर रही है जो 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s माइनस 10.8। कितने सेकंड में पार करते रेलगाड़ी दूसरे आदमी को, 6.8 सेकंड में। भाई साहब ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है, इक्वल होना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में कैसे कर रहे हो आप। देखो मैं दोनों केस को बराबर कर रहा हूं। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, टाइम सेकंड सेकंड कट जाएगा, यानी कि आंसर में है ना यूनिट दोनों तरफ से कट जाएंगी, सीधा डायरेक्ट एस की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको। 17×3 = 51, 17×4 = 68। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3s, 5.4 का 3 गुना 16.2, और ये भाई कितना आ जाएगा, 4s माइनस 40, और ये 3.2, 43.2 आ गया। आप बोलोगे जी तो 4s माइनस 3s s आ गया। 43.2 में से ये 16.2 आप घटाओगे, ये इधर आ जाएगा। 43.2 में से 16.2 घटाएंगे तो 27, 27 किलोमीटर पर आवर आंसर है। क्लियर, बात ही समझ। सवाल नंबर 20, ये ग्रुप डी का ही प्रीवियस सवाल है। पी क्यू आर, एक बिजनेस शुरू करते हैं, एग्रीमेंट इस बात पे हुआ कि पी 6 महीने के लिए 25,000 का, क्यों 5 महीने के 40,000 का, और आर 3 महीने के लिए 50,000 का इन्वेस्ट करेगा। 1,04,000 के कुल प्रॉफिट में पी को कितनी राशि मिलेगी। मेरे भाई ध्यान से सब बच्चे सुनेगा। प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाएगा। अब यहां पर 3 लोग हैं मेरे भाई, 3 लोग हैं, तीनों ने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग टाइम के लिए। भाई मुनाफा भी होगा बिजनेस में, बिजनेस में लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा ये निकालना है। अच्छा, पी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। अच्छा जी, क्यों ने 44,000 रुपए इन्वेस्ट किए यहां पर 5 महीने के लिए, 44,000 रुपए 5 महीने के लिए। आप बोलोगे जी इसके साथ आर 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 3 महीने के लिए, आर ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 महीने के लिए। तो जाहिर सी बात है पी क्यू आर के जो बीच प्रॉफिट है वो इस अनुपात में बांटा जाएगा। आप बोलोगे जी, यहां पर देखो सिंपल सी बात कि ये 3 जीरो सबसे कट जाएगा, 3 जीरो, और उसके बाद 5 से कटेगा जी, 5 5 25, ये 5 कट गया, और ये जो है मेरे दोस्तों 10 बार। फिर मेरे भाई 2 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है। क्लियर, 5 6 30, 2 से कटेगा 15 बार, 44 2 से कट जाएगा 22 बार। ठीक है भाई, और ये देखिए ये 10 या 30, 30 कट जाएगा मेरे दोस्तों 2 से 15 बार। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट इस अनुपात में बांटा जाएगा तीनों लोगों के बीच में। पी को कितना शेयर मिलेगा मेरे भाई, पी का शेयर कितना होगा, तो पी का शेयर होगा 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना मेरे भाई, 15 15 30 और 22 52, 15/52 ये पी का शेयर आ जाएगा। कितने रुपए में से, 1,04,000 रुपए में से ये पी का शेयर है। आप बोलोगे जी सर 52 दूनी 104, यानी कि 15 की 2,000 में गुणा करेंगे तो 30,000 रुपए पी का लाभ हो जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं मेरे दोस्त पार्टनरशिप के। सवाल नंबर 21 देखिए, मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 18 20 27 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। n 53 से विभाज्य है तो n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, ऐसे सवाल 100% ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शंस बहुत बड़ी कमजोरी है ऐसे सवालों की। यहां तो फिर भी संख्या के अंकों का योग पूछा है, अगर संख्या ही डायरेक्ट पूछी होती तो भी ऑप्शन से करते। देखो सबसे प्यारा जो नंबर है जो कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो 9 है। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसको 18 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता, वो संख्या चाहिए। भाई n एक ऐसी संख्या है जिसको 18 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता होगा, यानी कि संख्या n इस फॉर्म की होगी।
इस संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। भाई अगर इस संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे 9 से, तो भैया ये तो कट ही जाएगा, ये तो 9 का मल्टीपल है 18, 9 से कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। यानी कि संख्या n ऐसी होगी जिसको 9 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर होगा। यानी कि संख्या n के अंकों का योग, यानी कि डिजिटल सम 3 आना चाहिए। संख्या n का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। 1 और 3 4, आंसर नहीं है। 1 + 0 1, आंसर नहीं है। ये 9 है, नहीं है। 1 और 2 3 डिजिटल सम इस ऑप्शन का है, यही आंसर होगा, बात खत्म। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो डिजिटल सम कहलाता है। 9 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 3 है तो आंसर का डिजिटल सम 3 होगा। सवाल नंबर 22 लेंगे। यह सवाल त्रिकोणमिति का है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ, बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल, सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है। देखो, साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा, शॉर्ट में लिखा करो, साइन थीटा को एस इंटू 1 + कॉस थीटा, ये हो गया मेरे भाई। अपॉन नीचे क्या है मेरे भाई, 1 + कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान सुनिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा तो है ही, प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे से कॉस कॉमन आ गया भाई, नीचे से कॉस कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया मेरे दोस्तों 1 + कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ गया 1 + कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, मल्टीप्लाई। अब sec + tan इंटू 1 माइनस साइन। ध्यान सुनेगा, इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, आंखों ही आंखों में सॉल्व करना है, आंखों ही आंखों में। जहां sec + tan है वहां sec - tan जरूर आएगा, कि sec + tan इंटू sec - tan 1 होता है। अगर नहीं है तो बनाओ, जहां sec + tan है वहां sec - tan जरूर आएगा। ये sec थीटा + tan थीटा, ये 1 माइनस साइन है। अगर मैं ऊपर नीचे sec थीटा से, मेरे प्यारे में ऊपर भी और नीचे भी sec थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप ये देखिए, जब इसको मैं अंदर भिड़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा भैया, sec थीटा की 1 में गुणा करो sec थीटा, sec की साइन में गुणा करो। देखो sec का मतलब होता है 1/cos, तो साइन बटे कॉस tan थीटा हो जाएगा। यानी कि जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो sec - tan नहीं हो गया, sec थीटा इंटू 1 sec थीटा, साइन बटे कॉस tan थीटा। और आप में से हर कोई बच्चा जानता है sec + tan इंटू sec - tan 1, ये 1 आ गया मेरे भाई, 1। बोलो, याद रखिए, जहां sec + tan है वहां sec - tan जरूर आएगा, नहीं है तो बनाओ। उसी के लिए मैंने ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा कर दिए 1, और नीचे बच गया मेरे दोस्तों sec थीटा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 + cos 1 + cos कट गया, कॉस और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते, ये भी कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा। तो इस सवाल का आंसर साइन थीटा बचा, दैट्स इट, यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे दोस्त, सवाल नंबर 23, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा जी, देखो नंबर सिस्टम का सवाल है, ऐसे थ्योरेटिकल सवाल काफी हैं आपके पेपर में पूछे हुए। आपको केवल डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल का सवाल डाला है हमने, एक नंबर 11 से डिवाइड होगा अगर इसके डिजिट का सम 11 से कटे। बिल्कुल गलत है, कोई नंबर 11 से तभी कटेगा जब उसके इवन और ऑड प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस जो है 11 से कटेगा। इन नंबर इज डिविजिबल बाई, अच्छा पहला ही सही नहीं है, यही आंसर हो गया, आगे चेक ही मत करो। ओके, पूछा यह कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहला ही करेक्ट नहीं है, ये वाला, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 9 अगर उसके डिजिट का सम 3 9 से कटे, ये वाला ये गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। कोई नंबर 3 9 से तभी कटेगा जब उसके डिजिट का सम 3 या 9 से कटे। कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब इसके डिजिट का सम 3 से कटे और यूनिट डिजिट जो है इवन हो। बिल्कुल सही, 6 का मतलब 2 तिया 6, 2 से तभी कटेगा जब लास्ट डिजिट इवन हो और अंकों का योग 3 से कटता हो। कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आए, ये स्टेटमेंट भी सही है, केवल पहला वाला गलत है। देखो डिविजिबिलिटी रूल पे एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आते, मान लो उसका अर्थमेटिक पूरा वीक है, तो ये अर्थमेटिक के हमारे क्लास नोट्स हैं, आप नहीं पढ़ सकते वीडियोस क्लासेस से मेरे भाई, लेकिन आपको कम समय में पढ़ना है, रिवीजन करना अर्थमेटिक मैथ का। अर्थमेटिक में कुल 2600 टाइप के सवाल है,
वो सारे के सारे इस किताब में है, सीक्वेंस में, टाइप वाइज मेरे भाई। तो अर्थमेटिक अगर आपको रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम का अर्थमेटिक सीखना है, इस एक सिंगल किताब से आप राजा बन सकते हो अंक गणित के। क्लास नोट जो हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, उसी के हैंड रिटन क्लास नोट्स है, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, पहले थ्योरी फिर उस पर टाइप वाइज सीक्वेंस में सवाल। चलो सवाल नंबर 24 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बात, ये बहुत बढ़िया सवाल डाला हमने रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। ठीक है जी, देखते ही पता लग जाएगा ये सवाल कैसे होगा दोस्त, हैं कर पाओगे क्या? मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं दोस्त, ध्यान से सुनेगा सब बच्चे ध्यान सुनेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, कोई भी तीन संख्याओं का सम 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमेशा 3abc होगा। याद रखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो ऊपर और नीचे यही कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले जैसे नीचे देख लो, ये क्या इन तीनों का सम 0 नहीं है? बताओ जरा। 2x माइनस 2x कट जाएगा, माइनस 3y प्लस 3y कट जाएगा, माइनस 7z प्लस 7z कट जाएगा, है भाई। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। अगर यहां पे तीनों का सम देखें तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3abc आ जाएगा। 3abc यानी कि 3 इंटू 2x माइनस 3y, 3 इंटू 2x माइनस 3y, 3y माइनस 2z, और मेरे भाई ये आ जाएगा 7z माइनस 2x, 7z माइनस 2x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 3abc होगा, बिल्कुल सेम टू सेम कार्यक्रम ऊपर भी चल रहा है मेरे दोस्तों। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये समझिए abc। अगर आप इन तीनों का सम देखेंगे, इन तीनों का सम देखेंगे मेरे भाई, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 9z स्क्वायर माइनस 9y होगा भाई, ये माइनस 9y होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ये माइनस 9y स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 49z स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी 3abc हो जाएगा। तो 3 4x, सॉरी भाई 3, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो थोड़े से प्यारे बालक हो मेरे, इसलिए मैं लिख के बता दे रहा हूं। 3 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर, और इनटू मेरे भाई 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। ऊपर से 3 और 3 कट गया, ये तो कट गया। अब आप कहोगे सर आगे कैसे हुआ? भाई अगर आप ध्यान से देखो तो यहां फिर से कॉन्सेप्ट लग रहा है। सभी बच्चे को पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर a प्लस बी आएगा। अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी से भाग करेंगे, डिवाइड करने पर a प्लस बी आएगा। ध्यान से देखो जरा, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को 2x माइनस 3y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y से डिवाइड करेंगे 2x प्लस 3y आएगा। 2x प्लस 3y आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये नहीं आएगा। ये भी, ये 42xyz कहां से आ रहा है? 2x प्लस 3y आएगा मेरे दोस्त। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3y प्लस 7z है, ये 7z, 3y प्लस 7z आएगा मेरे दोस्तों। इसको इससे डिवाइड करेंगे 7z प्लस 2x आएगा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो अच्छा सवाल है। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी सवाल करेंगे, सवाल नंबर 25 रेलवे ग्रुप डी 2022 का। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा? ग्रुप्ड डाटा की मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है? तो देखिए आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला है मेरे भाई? ये वाला फॉर्मूला है दोस्त, सी ऑप्शन। ग्रुप्ड डाटा की मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है L प्लस एन बटे 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी इंटू H। ये फॉर्मूला रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में सीधा पूछा गया है, प्रीवियसर सवाल है। L क्या है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मेरे भाई। H क्या है? आपकी क्लास विद है। N क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है भाई,
एन क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, खत्म। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करेगा स्टैटिक्स बाय गगन सर, एक वीडियो आ जाएगी। उस एक वीडियो में मैंने मीन, मीडियन, मोड सब कुछ आपका निकालना सिखाया है, सब कुछ सीख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का ये मॉक टेस्ट रेलवे ग्रुप डी का समाप्त होता है। देखिए मूड अभी हमारा सही नहीं है तो मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया चीज़ों को जैसे मैं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल इस चीज़ से एकदम दूर रहूं और अपने दिमाग को स्थिर रख के आपको और बेहतर पढ़ा पाऊं, ठीक है जी। तो 8 हमने रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट आपको करा दिए। कल हमारी मुलाकात होगी एक और मॉक टेस्ट के साथ। मैं जैसे ही हम सीरीज खत्म करेंगे मैं आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस लगाऊंगा। पहले हम एडवांस मैथ में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन खत्म करेंगे। कंटेंट मैंने उसका पूरा रेडी कर लिया है। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेगेटिविटी को दूर हटाओ मेरे भाई, अपने मन से भी और हमारे चैनल से भी, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान लगाइए। धन्यवाद, बाय।